मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके लिए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये फर्स्ट ईयर का जो है टॉपिक है, चैप्टर है, जिसका नाम है उत्तोलक और साधारण मशीनें। उत्तोलक और साधारण मशीनें। इस चैप्टर पर मैंने आपको पहले ही 2 वीडियो बना रखी है। पहली वीडियो में मैंने ये चैप्टर आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाया है, जिसमें पूरा चैप्टर, इनकी प्रत्येक की परिभाषा, इनके फार्मूले पूरा डिटेल में आपको समझाया है, जो मैंने इस चैनल पे डाल रखी है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। दूसरी वीडियो में मैंने आपको इससे संबंधित जो न्यूमेरिक आते हैं, जो सवाल आते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। और आज मैं आपके लिए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो लेके आया हूं जो आपको आसानी रहेगी कि फाइनल एग्जाम में किस तरह के एग्जाम में जो है जो पेपर आता है वो किस तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है कि यांत्रिक लाभ की इकाई क्या होती है। 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं बोलूंगा और साथ के साथ लिखता रहूंगा। आराम आराम से बड़े साफ साफ आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इनका लिखना चाहो तो आप इनको लिख भी लेना। यांत्रिक लाभ की इकाई क्या होती है। अगर आपको पता है तो आप बोल दो क्या होती है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ऑप्शन ए है जूल, बी है जूल प्रति सेकंड, सी है न्यूटन और डी है कोई नहीं। यहां पे देखिए यांत्रिक लाभ की इकाई क्या होती है। जूल होती है, जूल प्रति सेकंड, या न्यूटन, या कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या आएगा, उत्तर क्या आपका डी है, कोई नहीं होती। यांत्रिक लाभ की कोई भी इकाई नहीं होती। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें अच्छी तरह आपको समझाया था। तो दूसरा क्वेश्चन है नंबर 2, किसी स्थिर घिरनी का यांत्रिक लाभ कितना होता है। किसी स्थिर गिरनी, गिरनी जो गोल घूमती है, जो स्थिर हो, जिस अवस्था में वो न चले, बिल्कुल स्थिर खड़ी हो, स्टैंड स्टिल हो, न चले गिरनी, तो उस समय उसका यांत्रिक लाभ क्या होगा। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 2, 1, 3 और 5। तो उत्तर क्या आएगा, बी 1। आपको याद रखना है स्थिर गिरनी जो है उसका यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1। इसी से मैं दूसरा क्वेश्चन बना दूं कि अगर किसी चलित गिरनी का यांत्रिक लाभ क्या होगा। ये स्थिर थी, चल नहीं रही थी, ये गिरनी चल रही है, अब इसका यांत्रिक लाभ क्या रहेगा। तो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। साथ के साथ हो जाएंगे दोनों। इसका उत्तर आएगा डी या 2। इट मीन्स जो स्थिर गिरनी है उसका यांत्रिक लाभ 1 होता है, और जो चल रही है गिरनी उसका यांत्रिक लाभ क्या होता है, 2 होता है। तो ये आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है किसी मशीन की दक्षता का सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि कोई मशीन है उसकी दक्षता होती है एफिशिएंसी। वैसे तो होती है आउटपुट बटे इनपुट, लेकिन यहां पे हम उत्तोलक से संबंधित पढ़ रहे हैं तो इसका फार्मूला एक और है, अलग है, जो मैं अभी लिखूंगा। तो ये कह रहा है कि मशीन की दक्षता, उसका सूत्र बताओ आप। तो सबसे पहले ए इसने दिया है यांत्रिक लाभ बटे में वेगानुपात, पहला ऑप्शन। बी नंबर पे है MA डिवाइडेड बाई VR, और सी जो है ऑप्शन वो है
और डी जो है कोई नहीं। ये क्वेश्चन है किसी मशीन की दक्षता का सूत्र क्या है। सॉरी, यहां सभी, कोई नहीं की बजाय सभी लिखो, सभी। तो ये देखिए आप, किसी मशीन की दक्षता का सूत्र क्या है। यहां पे मैंने 3 फार्मूले लिखे हैं, चौथा लिखा है सभी। तो कौन सा इसमें सूत्र है आपका? इसमें आपके सभी सूत्र हैं। कैसे? मशीन की दक्षता का सूत्र होता है यांत्रिक लाभ बटे में वेगानुपात। इसको दूसरे रूप में क्या कहते हैं? यांत्रिक लाभ को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेजेस। इंग्लिश का नाम है मैकेनिकल एडवांटेजेस। इसको शॉर्ट में MA लिख देते हैं। डिवाइड बाई वेगानुपात को क्या कहते हैं? वेलोसिटी रेशो। तो इसको VR कहते हैं। तो इसी से बन गया ये। चाहे तो यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात कह दो, इंग्लिश में कर रहे हो तो मैकेनिकल एडवांटेजेस को शॉर्ट में MA डिवाइड बाई VR, मतलब वेलोसिटी रेशो वेगानुपात। तो ये दोनों हो गए। और C में क्या कह रहा है? W गुणा में D डिवाइड बाई P गुणा में D। यहां पे आपको थोड़ा सा आप ऐसे अलग सा फार्मूला लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि W बटे में P, ये क्या होता है? W बटे P जो होता है वो होता है यांत्रिक लाभ, भार बटे में प्रयास। आपने चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है भार बटे में प्रयास, ये यांत्रिक लाभ हो गया। और ये जो है ये भार द्वारा तय दूरी बटे में प्रयास द्वारा तय दूरी, ये क्या होता है? वेलोसिटी रेशो होता है। तो इसका और इसका जब गुणा करेंगे तो ये भी फार्मूला किसका बनेगा? मशीन की दक्षता का बनेगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 3 फार्मूले एक साथ आ गए। तो दक्षता का फार्मूला आप, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहां पे ये भार है, ये प्रयास है, ये जो है भार द्वारा चलित दूरी है, ये प्रयास द्वारा चलित दूरी है। तो आप इनको भी याद करके अच्छी तरह से ये फार्मूले पढ़ दो। नेक्स्ट है किसी मशीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेगानुपात, यांत्रिक लाभ, C पे है शक्ति और D नंबर है दक्षता। यहां पे ये कह रहा है कि कोई मशीन है, उस पर प्रयास लगाया गया और उससे भार उठाया गया। तो भार तथा प्रयास, पहले भार है ऊपर, अंश में भार है और हर में प्रयास है, इसके अनुपात। अनुपात तो आप समझ रहे हो ना क्या होता है? अनुपात होता है जो पहले भार लिखा है तो भार, फिर बटे में बाद में प्रयास लिखा है, तो ये इसका अनुपात बन गया। अब भार बटे में प्रयास, ये कह रहा है भार बटे प्रयास क्या कहलाता है, किसे कहते हैं इनमें से? तो कौन सा? वेगानुपात होता है? नहीं होता। शक्ति होती है? नहीं होती। दक्षता होती है? अभी हमने पढ़ा फार्मूला, नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या होता है? यांत्रिक लाभ का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? भार तथा प्रयास का अनुपात। किसी मशीन के द्वारा उठाए गए भार तथा उस पर उसके द्वारा लगाए गए प्रयास या शक्ति, इसके अनुपात को क्या कहते हैं? यांत्रिक लाभ। इसका शॉर्ट फार्मूला भी मैं आपको लिख देता हूं। यांत्रिक लाभ को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेजेस। अभी भी मैंने आपको बताया, इज इक्वल टू भार को क्या लिख सकते हैं? W। W का मतलब वेट, वेट का मतलब भार, बटे में P। P मतलब क्या हो गया? प्रयास या शक्ति। तो इसको शक्ति को क्या लिख सकते हैं हम? पावर। तो पावर का मतलब प्रयास या शक्ति। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो इट मीन्स भार और प्रयास का जो अनुपात वो क्या कहलाएगा? यांत्रिक लाभ। अगला क्वेश्चन है नंबर 6। किसी मशीन पर लगे
प्रयास द्वारा तय दूरी और भार द्वारा तय दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, उत्तर अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी मशीन पर प्रयास लगाया गया, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, और भार उठाया गया, उसके द्वारा कितनी तय दूरी की गई, उसके अनुपात को क्या कहेंगे? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे ये कुआं है, ये गिरनी है, रस्सी के द्वारा इसमें से पानी निकाल रहे हो आप बाल्टी में से, ये यहां पानी है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, यहां से आप इसको खींचोगे, ये क्या बन गई? शक्ति। यहां से हम क्या लगा रहे हैं? शक्ति या प्रयास, P लगा रहे हैं। यहां पे क्या है? भार। तो देखिए यहां से जब हम इसको खींचेंगे तो इस रस्सी द्वारा कितनी तय दूरी हुई, वो क्या कहलाएगी? प्रयास द्वारा तय दूरी, जिसको हम बड़े D से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? यहां कह रहा भार द्वारा तय दूरी। अब ये जब रस्सी खींचेंगे तो ये बाल्टी भी ऊपर जाएगी, तो ये बाल्टी कौन सी है? भार वाली है। तो भार द्वारा तय दूरी, इसको क्या लिखते हैं? शॉर्ट में छोटे D। तो ये कह रहा है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात वो क्या कहलाता है? ये समझ में आ गई? इट मीन्स D डिवाइडेड बाई D। यहां तक समझ में आया? कह रहा है D बटे D क्या कहलाता है? ये है प्रयास द्वारा तय दूरी, ये है भार द्वारा तय दूरी। ऑप्शन में अभी बताता हूं। ऑप्शन ए है दक्षता, बी है शक्ति, सी है वेगानुपात, और डी है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ तो भी हमने भी किया है, क्या होता है? भार बटे में शक्ति का अनुपात। तो ये तो है नहीं। ये दक्षता भी हमने शुरू में की थी, क्या थी? यांत्रिक लाभ बटे में वेगानुपात। शक्ति क्या होती है? अभी मैंने बताया, शक्ति द्वारा तो ये तय दूरी है, इट मीन्स ये भी नहीं है। तो सीधा उत्तर आपके सामने है, वेगानुपात। वेगानुपात क्या कहलाता है? प्रयास द्वारा तय दूरी और भार द्वारा तय दूरी का अनुपात। ये है प्रयास द्वारा तय दूरी, ये है भार द्वारा तय दूरी। इसके अनुपात को VR, वेलोसिटी रेशो या वेगानुपात कहते हैं। समझ में आ गई बात? वेगानुपात क्या होता है? D डिवाइडेड बाई D। ये प्रयास द्वारा तय दूरी है और ये भार द्वारा। क्लियर? ये क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 7, जिस उत्तोलक में आलम, शक्ति और भार के बीच में होता है, वह कौन सा उत्तोलक कहलाएगा? वह कौन सा उत्तोलक कहलाएगा? ऑप्शन है प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, डी है सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कह रहा है कि कौन से उत्तोलक में आलंब जो है वो शक्ति और भार के बीच में होता है। मैंने आपको उस कंप्लीट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह बताया था। आलंब कह रहा है ये बीच में आ गया, तो यहां आलम लिख दो। आलम क्या होता है? फलक्रम F। क्लियर? यहां लिख दो शक्ति है, यहां लिख दो भार है। भार को हम W से, शक्ति को हम P से। यह कह रहा है कि कौन से उत्तोलक में आलंब बीच में रहेगा और शक्ति और भार दूसरी तरफ रहेंगे, एक दूसरे के रहेंगे। तो कौन से में होता है ये?
प्रथम श्रेणी में, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। प्रथम श्रेणी में आलम बीच में रहेगा और शक्ति और भार उसके साइड में रहेंगे। इसका उदाहरण क्या है? नलका, नलकूप वाला नलका। नलके में क्या होता है देखिए आप, ये हो गया वो बीच में आलम जिसपे वो स्वतंत्र घूमेगा। यहां से हम पावर लगाएंगे, ये होगी शक्ति, यहां से भार उठाएगा। आ गया ना, शक्ति और भार के बीच में आ गया आलम, वो क्या कहलाएगा? प्रथम श्रेणी का कहलाएगा। उदाहरण मैंने आपका इसको जो है बता दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 था 8। किस उत्तोलक में प्रयास आलम तथा भार के बीच में होगा। यहां देखिए ऑप्शन वही है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। डी में कोई नहीं लिख दो। आप देखिए पहले चित्र बना लो, आपको याद आ जाएगा। ये कह रहा है प्रयास को यहां बीच में ले आओ। प्रयास आ गया बीच में। यहां है कह रहा है आलम, यहां पे है भार। आ गया ना, आलम तथा भार के बीच में होगा। आलम और भार के बीच में प्रयास आ गया, कौन से तरह का होगा ये? तो सबसे पहले तो आप इसका उदाहरण सोचो, आपको उससे समझ में आएगा ऐसा क्या उदाहरण हो सकता है जिसमें प्रयास बीच में हो। तो कौन सा है उदाहरण? है इसका चिमटा। चिमटे में क्या होगा? यहां से हम शक्ति लगाएंगे, प्रयास लगाएंगे, ये हो गया वो आलम जिसपे वो स्वतंत्र घूम सकता है। यहां पे शक्ति लगाएंगे, यहां से भार उठाएंगे। तो कौन सा हो गया ये? तृतीय श्रेणी का। ये हो गया तृतीय श्रेणी का। और द्वितीय श्रेणी का कौन? पहले श्रेणी का मैंने बता दिया, आलम बीच में आएगा। तृतीय श्रेणी में प्रयास बीच में आएगा। अगर भार बीच में ले आते हो आप, भार बीच में ले आओ और आलम यहां रख लो और प्रयास यहां ले आओ, तो क्या बन जाएगा ये? द्वितीय श्रेणी का। ये वाला क्या कहलाएगा? द्वितीय श्रेणी का। क्लियर? तो ये मैंने तीनों ही आपको बता दिए, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। कैंची किस उत्तोलक का उदाहरण है? कौन से उत्तोलक का उदाहरण है? आप बताओ, प्रथम का है, द्वितीय का है, तृतीय का या सभी? ऑप्शन वही है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सभी। सबसे पहले आप कैंची को बना के देखो, इस तरह होती है कैंची। यहां से हम पकड़ते हैं उसको, क्या लगाते हैं उस पे? प्रयास। सीधी बात, ये वो बिंदु है जिसपे वो घूमेगी, तो ये हो गया वो आलम। यहां से भार है जो कटेगा, तो आलम बीच में आ गया। कौन सा हो गया? प्रथम श्रेणी का। याद रखो, अगर आलम बीच में है प्रथम श्रेणी, अगर भार बीच में है द्वितीय श्रेणी, अगर प्रयास बीच में है तृतीय श्रेणी। बस ये याद रखो आप, ठीक है? इसी तरह दूसरा एक और मैं इसका ही उदाहरण बता रहा हूं आपको। जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन, वो कौन से की होगी? नींबू निचोड़ने वाली मशीन है, वो कौन से की होगी? नींबू निचोड़ने वाली मशीन में बेसिक सी बता देता हूं आपको। यहां पे वो नट बोल्ट्स लगे होते हैं जिसपे वो पूरी खुल सकती है, घूम सकती है। तो ये हो गया आलम। आलम वो स्वतंत्र बिंदु होता है जिसपे वो घूमती है। यहां से हम उसको दबाएंगे तो ये होगी शक्ति, और यहां पे नींबू रखा जाएगा, ये हो गया भार। भार तो हमने यहां पे रखा ना,
कहने का मतलब भार बीच में आ गया, आलम्ब और शक्ति के, तो कौन सा हो गया? द्वितीय। मैंने अभी बताया था अगर भार बीच में आ जाए तो द्वितीय, आलम्ब बीच में आ जाए तो प्रथम, और अगर शक्ति बीच में आ जाए तो तृतीय। बस ये याद रखना। तो ये कंप्लीट हुआ। अगला जो है क्वेश्चन है, एक मैं आपके लिए न्यूमेरिक सा लेके आया हूं। किसी मशीन द्वारा प्रयास, किसी मशीन द्वारा लगाया प्रयास 60 kg है तथा उस मशीन द्वारा उठाया भार 100 kg है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? यांत्रिक लाभ क्या होगा? ऑप्शन है ये कह रहा है कि किसी मशीन के द्वारा जो भार लगाया गया है, प्रयास लगाया गया है वो है 60 kg और उठाया गया भार जो है वो है 100 kg, तो यांत्रिक लाभ क्या है? तो पहला तो है ये, दूसरा है ये, सी है 3/5 और डी है 10/18। इनमें से कौन सा है? तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो नहीं आएगा। आपको सबसे पहले देखना यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेजेस, उसका फार्मूला क्या होता है। यहां लिखो आप ऑप्शन में ए व बी दोनों, सॉरी थोड़ी गलती हुई मेरे से, ए व बी दोनों लिख दो क्योंकि दोनों ही उत्तर आएंगे। इसके कैसे आएंगे? मैकेनिकल एडवांटेजेस इज इक्वल टू क्या है? सूत्र क्या होता है? भार बटे में प्रयास। यहां भार कितना है? 100 kg बटे में प्रयास कितना है? 60 kg। मैकेनिकल एडवांटेजेस क्लियर। सबसे पहले तो आप केजी से केजी काटो, काट दिया, इसीलिए यांत्रिक लाभ की कोई इकाई नहीं होती। आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया आपको। पहला सवाल जो मैंने कराया था कि यांत्रिक लाभ की इकाई होती है या नहीं, तो कोई इकाई नहीं होती। वो यही कारण है क्योंकि भार और प्रयास दोनों की इकाई समान होती है। दोनों जब लगेंगे, दोनों का जब भाग करेंगे तो उनकी इकाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी कोई इकाई नहीं बचेगी। अब रह गया वो देखो, अगर हम इसको 0 से 0 काटें तो उत्तर आया 10/6 बन गया। लेकिन इसको और भी काट सकते हैं तो 2 से काटो, 2 पंजे 10 और 2 तिये 5/3 भी बन रहा है। इसलिए ए व बी दोनों, उत्तर क्या आएगा? ए व बी दोनों आएगा। अगर 10/6 माने तो भी सही है, अगर आगे और काटे तो 5/3 ये भी सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वेगानुपात की इकाई क्या होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वेगानुपात की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए है जूल, बी है सेकेंड, सी है जूल प्रति सेकंड और डी है कोई नहीं। क्या होती है भाई? उत्तर क्या आएगा? कोई नहीं। वेगानुपात की भी कोई इकाई नहीं होती और यांत्रिक लाभ की भी कोई इकाई नहीं होती। यांत्रिक लाभ की मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं होती। वेगानुपात की ओर बता देता हूं। वेगानुपात की क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया था, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला होता है ये, प्रयास द्वारा चलित दूरी बटे में भार द्वारा चलित दूरी। तो दूरी की जो भी इकाई आएगी सेंटीमीटर में है, अगर ऊपर वाली की तो नीचे वाली की भी किस में होगी? सेंटीमीटर में ही होगी, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। दूरी की जो इकाई इसकी बनेगी वही नीचे वाली की बनेगी, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएगी, इसलिए कोई भी इकाई नहीं बचेगी। इट मीन्स वेगानुपात जो VR है, वेलोसिटी रेशो है, उसकी भी कोई इकाई नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए।
12-13 क्वेश्चन ही बनाए हैं मैंने ऑप्शन टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पढ़ लेना। आलम को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पी, डी, डब्ल्यू और एफ। अब आप इसमें से देख लो किसके द्वारा दर्शाया जाता है। पी का मतलब होता है पावर, जिसका मतलब शक्ति। डी का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, दूरी जो है प्रयास द्वारा चलित दूरी वो होती है। और डब्ल्यू का मतलब वेट, भार होता है। एफ का मतलब होता है फलक्रम। क्या होता है? फलक्रम। इसी को क्या कहते हैं? आलम कहते हैं, फलक्रम। इंग्लिश का नाम होता है इसका फलक्रम, इसलिए इसको एफ से दर्शाते हैं। तो इसको भी आप देख लेना, आलम को एफ द्वारा दर्शाया जाता है। आलम क्या होता है? वह स्वतंत्र बिंदु होता है जिसपे जो मशीन है चारों तरफ स्वतंत्र घूम सकती है। तो ये मैंने कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनाए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं सारी वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, कुछ 1-2 चैप्टर बाकी हैं फर्स्ट ईयर के और 1-2 सेकंड ईयर के बाकी हैं, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूं इस चैनल पे। तो वर्कशॉप, कैलकुलेशन और साइंस की सभी वीडियो अपलोड हो जाएगी और उन सब की फिर मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर उन सब के अलग से फार्मूले भी लेके आऊंगा। तो अच्छी तरह आपको ये वीडियो लगी हो, समझ में आया हो तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।